हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई वगैरह? एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और हम लोग भी काफ़ी तेज़ी से चाह रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ही क्लास बचे हैं। और इस वीक के एंड तक, इस मंथ के एंड तक हमारा टारगेट है कि आपका एंशिएंट मेडाइवल भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें अभी, तो हम लास्ट क्लास में होम रूल लीग के बारे में पढ़ते थे। एक क्वेश्चन जैसा थोड़ा सा हुआ था, कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें हैं, बाकी जो अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ वो। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और होम रूल लीग की ओर चलते हैं। जहाँ से बच गया था उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हम जान रहे हैं कि होम रूल लीग जो है, होम रूल मूवमेंट जो चला, वो स्टार्ट तो आयरलैंड से हुआ था, आयरिश होम रूल लीग से इंस्पायर्ड था। इंडिया में जो स्टार्ट किया एनी बेसेंट ने भी किया और तिलक ने भी किया। और देखा जाए तो दोनों का ही कहीं ना कहीं तक एक हद तक सक्सेसफुल रहा था। तो आखिर ये सक्सेस जो मिला, आखिर ये क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना होम रूल लीग के बारे में जानना, समझना? क्योंकि देखो, होम रूल लीग जो है, इसका एजेंडा क्या था, इसका काम करने का प्रक्रिया क्या था? तो इसके काम करने का प्रक्रिया ये था कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, उन आम जनता को आप पॉलिटिकली एक्टिव करिए। ठीक है, यानी राजनीतिक तौर पे उनको आप एक्टिवेट करिए। ठीक है, पॉलिटिकली उनको आप एक्टिवेट करिए। और ये आप कैसे करेंगे? जो पॉलिटिकल एजुकेशन आप उनको देंगे, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस आप उनको प्रोवाइड करेंगे, ये चीज़ें आप उन तक कैसे पहुंचाएंगे? तो देखो, इनका बहुत अच्छा तरीका एक था। इन्होंने क्या किया, प्रिंट मीडिया का साथ हेल्प लिया। प्रिंट मीडिया में क्या आता है? प्रिंट मीडिया भी कह सकते हो इसको, या फिर विजुअल मीडिया भी कहा जा सकता है। ठीक है, प्रिंट मीडिया या विजुअल मीडिया का साथ लिया। तो उसके तहत क्या किया इन्होंने? जैसे इन्होंने पैम्फलेट्स बनवाए। ठीक है, पैम्फलेट्स बनवाए, या फिर पेंटिंग्स की। ठीक है, या फिर ग्राफिटीज बनाए। ग्राफिटीज मतलब जो दीवारों पे लिख देते हैं पेंस, जिस तरह से स्प्रे पेंट से आजकल जैसे लिखा जाता है, तो उस तरह की चीज़ें की। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं, लोगों तक इस माध्यम के जरिए बहुत बातें पहुंची होंगी। क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, अगर मान लो स्वतंत्रता संग्राम का ही, रानी लक्ष्मीबाई का ही फोटो बना दिया जाए, पेंटिंग बना के लगा दिया जाए कहीं पर, तो लोग उससे मोटिवेट होंगे, राइट? तो इसीलिए देखा जाए तो प्रिंट मीडिया वाला काम बहुत अच्छा था। उसके अलावा क्या इन्होंने किया? इन्होंने रीडिंग रूम्स बनाई कि लोग आकर के पढ़ाई करें, मतलब पढ़ाई मतलब एज इन पढ़ें। जो हमारा एजेंडा रहेगा, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो चीज़ें लोग आकर के करें रीडिंग रूम्स में। और पोस्ट, जैसे इसमें पोस्टर्स भी आए गए, पैम्फलेट्स हो गए या पोस्टर्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि जो होम रूल लीग है उसने अडॉप्ट किया और उसका उनको फ़ायदा भी मिला। लोगों से मीटिंग करना, ठीक है, इस तरह से लाइब्रेरीज ऑर्गेनाइज करिए, रीडिंग रूम्स ऑर्गेनाइज करिए, ताकि लोग एक जगह पर बैठें, आइडियाज़ का डिस्कशन हो, बातें हो। तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा तो होगा ही, है ना? तो इसके कारण और क्या हुआ, और इनके पास मेंबर्स भी ज़्यादा जुड़े। ठीक है, मेंबर्स भी इनके पास कई सारे, जिससे उनको फंड, चूंकि मेंबर्स, अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो आपको एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है एज अ मेंबरशिप फी के तौर पे, तो उससे फंड इनके पास जनरेट हुए। ठीक है, होम रूल लीग जो है, इसी समय देखो एक और चीज चल रहा हुआ था 1916 में, लखनऊ पैक्ट याद है? जो लखनऊ सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसको भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा रुक के देखते हैं। पहले होम रूल लीग जो है इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं जो आपका होम रूल लीग है या फिर लखनऊ पैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आगे के 2-3 सालों के अंदर कुछ चीज़ें जो होंगी उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। ठीक है, तो देखते हैं होम रूल लीग जो है। अब देखो, लोग जाग रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश को ये पसंद नहीं आएगी और इसीलिए इसको सीवियरली क्रश कर दिया जाता है इस होम रूल लीग की मूवमेंट को। और ख़ास करके अगर देखा जाए तो मद्रास जो एरिया था, मद्रास में इसको ज़्यादा बुरी तरह से क्रश करते हैं, ठीक है। और तिलक के अगेंस्ट केस किया जाता है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तिलक जो केस किया जाता है उसको डिफेंड करते हैं कौन, तो जिन्ना करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1917 में एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है और एनी बेसेंट को जो अरेस्ट किया जाता है उसके कारण देखा जाए तो इंडिया में थोड़ा इसके कारण थोड़ा ज़्यादा अप्रोर होता है, ठीक है। और ये बात कहीं अंग्रेज़ों को भी समझ में आती है कि एनी बेसेंट को अरेस्ट करना वाज नॉट समथिंग वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि उसके कारण लोग थोड़ा सा ज़्यादा वायलेंट और थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा और क्योंकि देखो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट उसमें ये होता है एनी बेसेंट के अरेस्ट होने के बाद, एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये एक पर्सनालिटी थे जिन्होंने अपना नाइटहुड जो है वो त्याग दिया था, ठीक है, अपना नाइटहुड उन्होंने त्याग दिया। और नाइटहुड त्यागना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। नाइटहुड त्यागना मतलब कि एक तरह से इंसल्ट, जैसे आजकल बीच में चला था ना अपना नेशनल अवार्ड या अपने अवार्ड्स वगैरह को लोग लौटाना शुरू कर दिए थे कुछ कुछ चीज़ों पे, वो नाटकबाजी जो आजकल चल रही थी, तो ये लोग वैसा कुछ करने क्या कहते हैं उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने किया था, नाइटहुड अपना छोड़ दिया था, ठीक है, रिनाउंस करना कहते हैं, ठीक है। एस सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था ऐसा। तो देखो अब होता क्या है, तो होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट को अरेस्ट हो गई 1917 में, तो जाहिर सी बात है होम रूल लीग थोड़ा सा यहाँ से डाउन होना शुरू हो जाएगा एनी बेसेंट अगर ये अरेस्ट हुई हैं तो। पर दूसरे लीडर एक और थे, वो कौन थे, तो हमारे तिलक साहब थे। तो तिलक साहब ने क्या किया, एक्चुअली हुआ क्या था सीन, एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट था वैलेंटिनियो कायरोल करके समथिंग नाम था उसका, उसने ऐसा कुछ लिख दिया तिलक के बारे में कि ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन एजिटेशन या ऐसा कुछ लिख दिया था, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि तिलक इस बात पर थोड़ा अफेंड हो जाते हैं कि आई एम नॉट द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, इन फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ऐसा कुछ कह दिया गया था। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर के वो ऑफेंड हो गए थे और फिर वो जा कर के केस लड़ रहे थे, चले गए थे और काफ़ी महीनों तक रहे और जब वापस भी थे कुछ साल मतलब उनका डेथ भी हो जाता है 1920 वगैरह आते आते। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो होम रूल लीग जो अच्छा एक इवेंट था पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाके फेड हो जाता है, क्योंकि तिलक भी चले जाते हैं यूके एक केस लड़ने के लिए और काफ़ी महीनों बाद लौटते हैं, तो धीरे धीरे वीक होके गायब भी हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो जो कंट्रीब्यूशन था होम रूल लीग का वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि इससे फ़ायदा ये हुआ कि बहुत ही रिमोट लोकेशन तक में भी, ठीक है, इंडिया के बहुत रिमोट लोकेशन तक में भी जो नेशनलिस्ट डेवलपमेंट है, जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है लोगों में, वैसे लीडर्स हैं, वो उभर के सामने आए। फिर जो प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडिया का इन्होंने यूज़ किया, उसके कारण समझो कि ये बहुत ही मूविंग, बहुत ही रिलेटेबल और बहुत ज़्यादा रीच वाला एक तरीका था। और इस चीज़ को ना एक समझो कि एक बेस बना लिया गया आगे के कई मूवमेंट्स में, लोगों ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। फिर तो एक है ना एक प्लेटफॉर्म दिया गया, एक बेस बन गया आगे के मूवमेंट्स के लिए भी, ठीक है। और चूंकि ये जो था ये फैला था ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, हर कोने कोने पहुंचा था, तो जो अर्बन एरिया है और जो रूरल एरिया है के बीच का जो कहो कि एक थोड़ा सा दूरी था, ठीक है, आइडियोलॉजिकल दूरी की बात हो रही है यहाँ पर, जो आइडियोलॉजिकल दूरी था वो कहीं ना कहीं कम होता है। सब नेशनलिज्म के एक फ्रंट पे सारे लोग, चाहे शहर में हो या गाँव में हो, सब तक ये बात पहुंच चुकी। आप प्रिंट मीडिया आप दे रहे हो, लोगों तक बात पहुंचा रहे हो, ठीक है। जो गाँव के अनपढ़ गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं आपकी मूवमेंट से।